देखिए मैप, इन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है गुप्तों का विस्तार था अपने समय काल में। विस्तार सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो समुद्रगुप्त के समय, उसके बाद के शासकों के समय देखने आता है। उससे पहले के शासकों में मेनली जो विस्तार था ये उत्तर प्रदेश और पाटलिपुत्र वाला यानी मगध वाला जो रीजन था, बंगाल वंगाल यहीं तक था। धीरे धीरे विस्तार जो है पश्चिम में यहाँ अरब सागर तक, पूर्व में बंगाल, उत्तर में जो है नॉर्थ में हिमालय तक, और दक्षिण में नर्मदा तक जो है इनका विस्तार हुआ था। तो आज के सेशन में जो चर्चा होने वाली है हमारी, तो उसको हम पहले समझते हैं कि किन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। गुप्त साम्राज्य। तो सबसे पहले हमें किसी भी समय काल के इतिहास को समझने के लिए उसके स्रोत के बारे में जानना जरूरी होता है कि किन सोर्सेस से जो है हमें उस समय काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि स्रोत कौन कौन से थे। उसके पश्चात प्रमुख शासकों की बात करेंगे। उसके बाद गुप्तकालीन प्रशासन कैसा रहा, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसा रहा, अर्थव्यवस्था की बात कर लेंगे थोड़ी सी, और साहित्य एवं कला की बात। तो एक एक बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो स्रोत, किन सोर्स से हमें मेनली जो है गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। प्रमुख शासक कौन कौन से थे, इसके अलावा गुप्तकालीन प्रशासन की हम बात करें, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था, उसके अतिरिक्त हम बात करेंगे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, और इसके पश्चात हम सबसे लास्ट में कर लेंगे गुप्तकालीन कला एवं साहित्य। इन सभी बिंदुओं पर जो है आज के सेशन में हमारी चर्चा होने वाली है। हमने कई बार चर्चा की है कि आपको किसी भी समय काल के बारे में जब जानना होता है तो मुख्यतः 3 ही सोर्स हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेश यात्रियों के जो विवरण हैं, उनके यात्रा वृतांत हैं, उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, उनसे हमें उस समय काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां पर कौन कौन से सोर्स मिले हमें गुप्तों के समय, तो यहां भी मुख्यतः 3 ही सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्री, ये 3 सोर्स जो है मेन है। अब साहित्यिक में मेनली बात किया जाए तो कौन कौन सी रचनाएं जो हैं जिनसे हमें मिली, तो कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जिसमें आप कह सकते हैं अभिज्ञान, शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कालिदास की और कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि बहुत एक फेमस उनकी रचना है, हाँ, मेघदूत। इन सब से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा विशाख दत्त की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम। तो विशाख दत्त की रचना, उसके अलावा कालिदास, की रचना है, शूद्रक की रचना है, शूद्रक जिसकी रचना कौन सी फेमस है, मृक्षकटिकम।
इन सभी रचनाओं से जो है हमें गुप्तकालीन जो है प्रशासन की बात की जाए या उनके समय काल की बात की जाए, जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक की अगर बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोतों में मेनली आपको कुछ अभिलेख देखने को मिलेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं अभिलेखों में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि हरिसेन की रचना थी, इसके अलावा स्कंदगुप्त का भीतरी जो अभिलेख है और जूनागढ़ अभिलेख, ये सभी कुछ मेन अभिलेख थे। उसके अलावा कुछ ताम्र लिखित पत्तियां होती है, जैसे सीपिया का अभिलेख है स्कंदगुप्त का ही। उसके अलावा पुणे का, रुद्रपुर का, जो कि प्रभावती का, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, उनकी कुछ ताम्र लिपियां थी, उनसे भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं सिक्के। सिक्कों में हम कह सकते हैं कि गुप्तों के समय सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो हैं जारी किए गए थे, लेकिन सोना के अतिरिक्त चांदी और तांबे के भी सिक्के मिले थे। स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्के रूपक या रुपयक कहलाते थे, और तांबा के सिक्के जो होते थे वो माशक कहलाते थे। तो सिक्के होंगे। इसके अलावा कुछ स्मारक, तो स्मारक में मेनली आपको जो देखने को मिलेंगे मंदिर बहुत, क्योंकि मंदिर का जो विकास हमें गुप्तों के समय बहुत देखने को मिलता है। तो मंदिर में आपको मध्य प्रदेश के 3 प्रसिद्ध मंदिर, जिसमें एक जबलपुर, एक सतना और एक पन्ना में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 2 फेमस मंदिर हैं गुप्तकालीन, जिसमें से एक जो है याद रखिएगा भीतरगांव यानी कि कानपुर में है, और दूसरा जो है वो है आपका दशावतार मंदिर, जो कि वर्तमान में ललितपुर में है। तो ये हो गए। इसके अलावा कुछ गुफाओं पे जो अंकन किया गया है, जैसे कि अजंता की गुफाओं पर, इसके अतिरिक्त आप कह सकते हैं बाघ की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में, बादामी की जो गुफाएं हैं उन पे जो अंकन है, क्योंकि अजंता की गुफाओं में जो 3 गुफाएं हैं 16, 17 और 29 गुफाओं में से 3 गुफाएं हैं जिसपे गुप्तकालीन जो है हमें चित्रकला मिले हैं, जिसमें एक फेमस है सबसे ज्यादा मरणासन राजकुमारी के। तो ये सभी से कुछ हमें जानकारियां मिलती हैं, स्मारकों से, कुछ गुहा लेख से या गुहा चित्रकला, इन सब से भी जो है कुछ जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। अभिलेखों में अगर बात की जाए मेनली, तो अभिलेखों में आप कह सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति, उसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति के अलावा आप कह सकते हैं जूनागढ़ भीतरी अभिलेख, ये सभी जो फेमस है। सिक्कों में आप कह सकते हैं कि सिक्कों में स्वर्ण, चांदी व तांबे के, जिसमें दिनार, रूपक और रुपयक थे। और स्मारकों में मेनली आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। कुछ चैत्य गृह भी देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चैत्य गृह भी जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यही सब जो है महत्वपूर्ण कुछ जो है स्रोत हैं। और ये रचनाएं विशाख दत्त की याद रखिएगा, जो रचना है वो है देवी चंद्रगुप्तम। कालिदास की कई रचनाएं हैं, मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम जो रचना है, उसके अलावा मालविका अग्निमित्रम और 1-2 और रचनाएं। शूद्रक की है मृक्ष कटिकम। वहीं जब बात विदेशी यात्रियों की जाए तो विदेशी यात्रियों में याद रखिएगा एक तो थे फाहियान, जो कि फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसकी रचना है फो क्यू की। इसके अलावा ह्वेनसांग भी, जो अंतिम समय काल में ह्वेनसांग जो थे वो अंतिम काल में, जो उनके गुप्त काल के शासक रहे, उनके समय काल में जो है आए थे। तो यहां से जो है जानकारियां हमें प्राप्त होगी। अब बात जब की जाए प्रमुख शासकों की, कि किन प्रमुख शासकों से जो है जानकारियां प्राप्त हुई हैं, ये हो गया आपका स्रोत। अब प्रमुख शासकों के अंतर्गत, क्योंकि गुप्तकालीन प्रशासन के अंतर्गत हम राजनीति की बात कर लेंगे, सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं,
गुप्तचर की बात करते हैं, ये सभी प्रशासन के अंदर आते हैं। कैसे विभाजित हुआ था राष्ट्र, फिर प्रांत जो कि भुक्ति कहलाता था, फिर विषय, फिर उसके बाद ग्राम। तो वो गुप्तकालीन समाज में यानी स्त्रियों की दशा कैसी थी, दास प्रथा था या नहीं, ये सभी, या वर्ण व्यवस्था कैसे प्रचलित था, ये सभी। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में हम कृषि पशुपालन की बात कर लेंगे, उसके अलावा व्यापार की बात कर सकते हैं, उद्योग धंधे जो थे, मुद्राएं जो थी, ये सभी जो है आपकी गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगी। और कला एवं साहित्य के अंतर्गत हम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की बात कर लेंगे। वास्तुकला के अंदर जो मंदिरों का विकास हुआ था, कौन कौन से प्रमुख मंदिर थे, चित्रकला की हम बात कर लेंगे, ये सभी जो है गुप्तकालीन कला एवं साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहां थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं प्रमुख शासक की। प्रमुख शासक कि कौन कौन से जो फेमस शासक थे गुप्तों में चर्चित थे। तो सबसे पहले तो श्रीगुप्त, क्योंकि संस्थापक थे, लेकिन कई ताम्रलिपियों और अभिलेखों से यह माना जाता है कि जो घटोत्कच था वहीं से गुप्त वंश का जो राजनीतिक शुरुआत जो हुई थी वो घटोत्कच के समय काल से। इसके अतिरिक्त एक और जो थे फेमस, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके अलावा समुद्रगुप्त, जिसे विसेंट स्फीति ने जो है भारत का नेपोलियन कहा था, इनकी विजय के कारण, इनका जो विस्तार किया था, क्षेत्र विस्तार, इन सभी वजहों से। उसके अलावा एक जो स्कंदगुप्त, नहीं, उसके पश्चात हम करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के मध्य एक रामगुप्त थे जो कि एक निर्बल और कमजोर शासक थे, चंद्रगुप्त। उसके बाद हम बात करेंगे स्कंदगुप्त, जिसका भीतरी अभिलेख, और एक है कुमारगुप्त, जिसने की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके पश्चात कुछ दुर्बल शासक बनेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो है गुप्तों का पतन हो जाएगा। तो हमें बहुत विस्तार में तो चर्चा करनी ही नहीं है, हमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन मेन जो विस्तार था गुप्तों की जो शुरुआत की अगर बात की जाए कि शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 275, यानी तीसरी शताब्दी का अंतिम जो समय मान लीजिए, और चौथी शताब्दी के शुरुआत में। लेकिन इनका जो उद्भव हुआ, विकास हुआ, वो चौथी शताब्दी के शुरू में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआती जो शासक रहे, जैसे कि 275 में पहले श्रीगुप्त हुए, तो उन समय ऐसे शुरुआत था, घटोत्कच के समय राजनीतिक विस्तार देखने को मिलता है। तो जो अंतिम समय काल रहा ये विकास का क्रम नहीं था। तो ये था पूरा विस्तार गुप्तों की। अब हम एक एक कर शासकों की बात करें, तो प्रमुख शासक के अंतर्गत सबसे पहले जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है श्रीगुप्त। ये संस्थापक थे और स्थापना की थी इन्होंने 275 बीसी में, जो है वो गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। और ऐसा कहा जाता है कि 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, यानी 275 से हम कह सकते हैं 280 बीसी तक शासन। वैसे ये लोग जो गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत थे, याद रखिएगा, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। और ये वैश्य थे, मतलब व्यापार में थे, और कुषाणों के सामंत। वैसे कहा जाए तो 240 ईस्वी तक से लेकर 240-80 तक इन्होंने शासन किया था। सारनाथ और आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर श्रीगुप्त ने शासन किया था। गुप्त शासकों ने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की थी, जैसे महाराज धीराज, परम भट्टारक, ऐसी विक्रमादित्य, ऐसी उपाधियां धारण की थी। तो श्रीगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी वो महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के पश्चात ही कहा जाता है कि उसका पुत्र जो था घटोत्कच शासक बना था, और ये 280 बीसी में शासक बना था। और कई अभिलेखों में ये उल्लेखित है कि यहीं से जो है वास्तविक रूप से जो है वो गुप्तों की शुरुआत हुई थी।
यहां देखिए लिखा हुआ है कि स्कंदगुप्त के सीपिया लेख, ये सीपिया लेख है मध्य प्रदेश के रीवा में आपको मिलेगा। कहां पर? रीवा में। ज्ञात होता है कि गुप्तों की वंशावली जो है घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ मानी जाती है। और इसके अतिरिक्त प्रभावती, जो कि प्रभावती कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी थी, जिसकी शादी जो हुई थी वकाटक राजा से हुई थी। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो है वैवाहिक नीति अपनाई थी, जैसे कि बिंबिसार ने अपनाया था या अन्य राजाओं ने अपनाया था। ठीक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी वैवाहिक नीति के तहत जो है अपनी राजनीति को जो है वो उत्कृष्ट किया था। तो प्रभावती का जो पूना में एक ताम्र लिपि मिली हुई है और एक रिद्धपुर में, वह रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख से भी यह जानकारी प्राप्त। कौन सी जानकारी प्राप्त? कि जो इनकी वंशावली की शुरुआत हुई थी या राजनीतिक जो है शुरुआत हुई थी गुप्तों की, वो घटोत्कच के समय से ही हुई थी, उससे पूर्व जो थी वो नहीं थी। तो ये बातें जो है याद रखिएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जो घटोत्कच था गुप्तों का पहला राजा था, गुप्त वंश का प्रथम शासक था। लेकिन संस्थापक अगर कहीं पर आपसे पूछा जाए तो ये क्लियरली याद रखिएगा कि संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त ही थे, कोई और नहीं था। अब सबसे पहले जो गुप्तों में सबसे पहले जो क्या बोलते हैं प्रतापी राजा हुआ, वो हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी और इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। लेकिन आज जो हमारे यहाँ सरकार की तरफ से जो संवत है वो याद रखिएगा कुषाणों द्वारा जो संवत शुरू की गई थी वो संवत है, ना कि गुप्तों वाले। क्योंकि इससे पूर्व मौर्योत्तर में कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा जो है एक संवत की शुरुआत की गई थी और वही जो है सरकार द्वारा जो है हमारे यहाँ मान्यता है। लेकिन ये जो शुरुआत किए थे एक नए संवत को और इसका श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया गया। उसने अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया। मैंने पहले ही चर्चा की थी कि गुप्तों ने उत्तर प्रदेश से पहले शुरुआत की थी और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो शुरुआत इन्होंने की थी गुप्तों ने वो कौशाम्बी से की थी। वर्तमान के उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, कौशाम्बी से होते हुए फिर ये कौशल की तरफ बढ़ते हैं। कौशल से फिर इलाहाबाद वगैरह का क्षेत्र आता है और फिर विस्तार होते होते ये मगध की तरफ बढ़ते हैं और पाटलिपुत्र तक पहुंचते हैं। और इनकी जो राजधानी है यहीं पर जो है पाटलिपुत्र, यानी गुप्तों की राजधानी जो है पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बनती है। राजधानी कहाँ ये बनाते हैं? पाटलिपुत्र। क्योंकि इलाहाबाद तक और फिर आगे आगे मगध तक विस्तार, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो शुरुआत हुई थी गुप्तों की वो वर्तमान के उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र से ही हुई थी। फिर धीरे धीरे विस्तार होते हुए उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में विंध्य तक, पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिम में मालवा तक और फिर जाते जाते अरब सागर तक पहुंचेगा। इन्हें जो है महाराज धीराजित, ये बड़ी उपाधियां होती थी, जैसे परम भट्टारक, महाराज धीराज, ये सब जो उपाधियां दी जाती थी ये बड़ी उपाधियां होती थी और गुप्तों को बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई है, गुप्त जो शासक रहे थे।
चंद्रगुप्त प्रथम, ये बिहार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनका जो विवाह हुआ था ये लिच्छवी राजकुमारी से, कुमारी देवी से हुआ था। किससे हुआ था? लिच्छवियों की हुई थी। और इनका जो है उसके पश्चात वैशाली पर अधिकार हो गया था, वैशाली पर अधिकार, क्योंकि लिच्छवी कहाँ के थे? वैशाली, तो वैशाली पे अधिकार हो गया था। और उसके पश्चात इन्होंने धीरे धीरे कौशाम्बी से आगे बढ़ते हुए इलाहाबाद, कौशल, इन सब पर जो है अधिकार कर लिया था। कुमारी देवी से विवाह करने के पश्चात इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे इनके समय काल में, चांदी के या स्वर्ण सिक्के जो जारी हुए थे, क्योंकि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में जारी हुए हैं तो याद रखिएगा गुप्तों में। स्वर्ण सिक्कों के बारे में 3 फैक्ट्स आपको क्लियरली होना चाहिए। भारत में सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के किसने शुरू किए तो याद रखिएगा हिंद यमन द्वारा लाए गए। भारत में या किस भारतीय शासक द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए तो कुषाण, या फिर नियमित तरीके से किसके द्वारा जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए गए तो भी कुषाण होगा। लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के आपसे पूछे जाए तो याद रखिएगा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जो जारी किए गए थे वो गुप्तों ने किया था। तो इन सिक्कों पे जो है कुमारी देवी का नाम अंकित होता था, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उन पे कुमारी देवी का, राजा रानी यानी अपना और रानी दोनों का नाम अंकित होता था। इसके अलावा लक्ष्मी का अंकन होता था और लिच्छवी, लिच्छवे लिखा जाता था, लिच्छव ये शब्द जो है अंकित होता था, क्योंकि लिच्छवियों की ही पुत्री थी कुमारी देवी और वैशाली पर इनका अधिकार था। तो लिच्छव्य शब्द, राजा रानी शब्द, कुमार देवी, चंद्रगुप्त, ऐसे जो है इनके सिक्कों पर जो है अंकन होता था। क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे सिंपल सीधा पूछ लिया जाता था कि इस प्रकार के सिक्के जो है किस शासक के समय काल में जो है प्रचलित थे, तो आपको याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त प्रथम के समय में जो है वो सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के पश्चात जो अगला शासक बना वो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त शासक बने। समुद्रगुप्त के विजय का जो अभिलेख आपको मिलेगा वो मिलेगा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में। कहा मिलता है? हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद अभिलेख भी जिसको कहा जाता है, इसी से। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का जो एरण अभिलेख है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जिससे सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है, उससे मिलेगा। गया का जो ताम्र फलक है, नालंदा ताम्र फलक, तो ये बिहार के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण हो गया, गया और नालंदा ताम्र फलक, जहां से जो है समुद्रगुप्त के विषय की जानकारी जो है आपको प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त मुद्राएं, इनके समय जो मुद्राएं जारी की गई यानी समुद्रगुप्त के समय, तो उन मुद्राओं पे अंकन किसका होता था? तो एक तो गरुड़, गरुड़ याद रखिएगा गुप्तों का राजकीय चिन्ह था, गुप्तों का राजकीय चिन्ह था। क्यों? क्योंकि ये विष्णु के अनुयायी थे, विष्णु के अनुयायी थे। वैसे इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी किया है, लेकिन वो मेनली जो थे विष्णु, वैष्णव जो होते हैं विष्णु धर्म के ये जो थे अनुयायी थे, तो इसलिए तो ये मिलेंगे। उसके बाद परशु के होते थे, परशु प्रकार के मुद्राएं मिलेगी। व्याघ्र हनन, बाघ वाले। वीणा वादन इसलिए क्योंकि समुद्रगुप्त खुद जो थे वीणा बजाने के प्रेमी थे। ये एक विद्वान थे, इनके दरबार में कई विद्वान भी देखने को मिलेंगे, ये साहित्य का इन्हें ज्ञान था। और ये क्या बोलते हैं, वाद्य यंत्रों से इनको प्रेम था, जिसमें वाद्य यंत्रों में वीणा बजाना इन्हें पसंद था, इसलिए इनके सिक्कों पे जो है वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। तो वीणा वदान वाला, धनुर्धारी यानी धनुषधारी, तथा अश्वमेघ, ये यज्ञ का एक प्रकार होता है अश्वमेघ यज्ञ, तो ये सभी जो है इनके सिक्कों पर अंकित होता था, जिसमें से ये कई बार पूछा गया है वीणा वदान वाला कि किस शासक के सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को याद रखिएगा कि विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन,
कहा है। इनके बार बार विजय की वजह से इन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियान के तहत सर्वप्रथम उत्तर भारत में नागसेन, अच्युत और कोतकुलोज शासकों को हराया था, और दक्षिणापथ यानी दक्षिण की तरफ जब विस्तार हुआ था तो इन्होंने 3 नीति अपनाई थी। पहला क्या था? ग्रहण, यानी शत्रु पर पहले अधिकार करते थे। दूसरा होता था मोक्ष, शत्रु को मुक्त करते थे। और तीसरा होता था अनुग्रह, शत्रु को उसका सैन्य लौटाना, यानी जो भी सैन्य होता था, उसके पास सेना होती थी किसी शत्रु को, तो वो लौटा देते थे। यानी इनके सैन्य अभियान या विजय अभियान को हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, एक उत्तर और एक दक्षिण। तो मेन हमारा फोकस जो होगा उत्तर भारत की तरफ ही आज होगा। तो उत्तर भारत में नागसेन, अच्युत और कोतकुलोज शासकों को इन्होंने हराया था। और दक्षिण की तरफ जो इनकी नीति थी उसमें इन्होंने पहले तो क्या किया था? ग्रहण किया, यानी कि शत्रु पर अधिकार कर लेते थे, फिर क्या करते थे? शत्रु को मुक्त कर देते थे, और उनके जो सेना पर या उनके जो हथियारों पर हथियार जो है इनके अंडर होता था, उन्हें वो वापस कर देते थे, यानी अपने अधिग्रहण में जो था उन्हें वापस कर देते थे। उन्होंने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा जिसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। ये बहुत फेमस युद्ध था, तो इसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया था। इन्होंने भी कई बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की थी, जिसमें व्याघ्र पराक्रमांक उपाधियां भी गुप्तों ने धारण की थी। अप्रतिरथ और पराक्रमांक ऐसी उपाधियां। उसके अलावा ये कई उपनाम से जाने गए। कविराज, क्योंकि ये साहित्य के प्रेमी थे, इसलिए इन्हें कविराज कहा गया। परम भागवत कहा गया, विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक। उसके अलावा अश्वमेघ पराक्रम, क्योंकि इनके समय ये यज्ञ, तो इसलिए अश्वमेघ पराक्रम। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण के कहने पर गया में एक बौद्ध मठ बनवाया था, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि कुछ चैत्य गृह या ये सब के भी उल्लेख मिलते हैं। तो श्रीलंका के शासक के कहने पर, मेघवर्ण वहां का राजा था, उसी के कहने पर गया में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया गया था। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इनके साम्राज्य विस्तार की अगर बात की जाए कि इनके समय साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के समय जो है साम्राज्य विस्तार जो है वो बढ़ गया था। यानी कि अभी तक चंद्रगुप्त प्रथम के समय तक जो साम्राज्य विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार, जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश और बिहार का प्रांत है, वहीं तक सीमित था, वो धीरे धीरे समुद्रगुप्त के समय उनके सैन्य अभियान और विजय अभियान के तहत, याद रखिएगा उत्तर में कहां तक हो गया विस्तार, तो उत्तर में याद रखिएगा हिमालय तक विस्तार था। दक्षिण में याद रखिएगा विंध्य पर्वत तक हो गया था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक हो गया था, और पश्चिम में जो है मालवा तक, मध्य देश। ये जो है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों का ही परिणाम था कि उनका क्षेत्र विस्तार इतने बड़े भू क्षेत्र पर हो गया था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य एक दुर्बल और अयोग्य शासक हुए थे रामगुप्त, याद रखिएगा। रामगुप्त एक कमजोर और दुर्बल शासक थे, तो उनके बारे में हमें इतने विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मेन है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है, तो उदयगिरी की जो गुहा अभिलेख यानी गुफाओं पर जो अभिलेख है, मेहरौली का जो लौह स्तंभ, क्योंकि आप जानते हैं कुतुब मीनार के पास जो मेहरौली स्तंभ है लोहे का बना हुआ, ये गुप्तों के समय काल का सबसे सर्वोत्कृष्ट कह सकते हैं, सबसे नहीं सॉरी,
सर्वोत्कृष्ट जो है वो नमूना है, क्योंकि आज तक इस लोहे के बने हुए स्तंभ में जंग नहीं लगा है और इसकी चमक जो है आज भी बरकरार है। तो इसीलिए मेहरौली स्थित जो लौह स्तंभ है इसे गुप्तकालीन कला का या क्या बोले, हाँ, कला का जो है सर्वोत्कृष्ट जो है नमूना माना जाता है उस अभिलेखों से। क्योंकि इस अभिलेख पर वैसे इतिहासकारों में मतभेद है, चंद्र शब्द का उल्लेख है, यानी कि ये जो अभिलेख मेहरौली का बना हुआ स्तंभ लेख है, यहाँ पर चंद्र जो शब्द है, तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हीं के बारे में ये जो है वर्णित है। तो इसलिए मेहरौली, और ये याद रखिएगा मेहरौली स्तंभ लेख जो है गुप्तकालीन कला का जो कहा जाए तो वो सर्वोत्कृष्ट नमूना है। इसके अतिरिक्त विशाखदत्त की जो रचना है देवी चंद्रगुप्तम, ये इन्हीं से संबंधित है, इसलिए देवी चंद्रगुप्तम जो है इससे भी जो है जानकारी प्राप्त होती है। उज्जैनी को याद रखिएगा पहली राजधानी कहाँ थी, तो वो पाटलिपुत्र थी और चंद्रगुप्त प्रथम के समय बनाई गई थी, क्योंकि धीरे धीरे विस्तार इलाहाबाद से होते होते फिर मगध के क्षेत्र तक गया था। तो पहली राजधानी थी वो, और दूसरी राजधानी जो है उज्जैनी बनाई गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में। उपाधियां कई धारण की थी, जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री, कहीं कहीं देव भी, विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत, साकरी। सकारी कहा जाता है सकों पर जीत हासिल करने के पश्चात, सकों पर जब जीत हासिल की कि ये तो सकारी कहलाए। विजय यानी उन्हीं पर विजय के पश्चात ये विक्रमादित्य भी कहलाए। विक्रमादित्य भी जो शक शासक रुद्र सिंह तृतीय, जो शकों का अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय, उसे पराजित करने के पश्चात जब उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए और विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा ऐसा कहा जाता है कि मौर्य जो अंतिम समय काल था, यानी मौर्योत्तरों में सबसे अंतिम समय काल में जो शासन रहा था वो कुषाण और शकों का ही रहा था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति जो थी उनकी कमजोर और दुर्बल पड़ गई थी। तो शकों पर जीत, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय, जो शकों में अंतिम, इसी को पराजित किया था। व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के, और उन्हीं से जीत हासिल करने के बाद चांदी के सिक्के जारी किए थे जिसपे बाघ के चिन्ह थे। नवरत्न याद रखिएगा, इनके अकबर की तरह, यानी इनकी तरह अकबर के समय काल में, ना कि इनके जैसे हम अकबर के समय भी पढ़ते हैं नवरत्न, तो इनके समय भी नवरत्न थे, जिसमें मेन एक कालिदास थे, धन्वंतरी थे और उसके अलावा थे वराहमिहिर, ये 3 मेन थे। लेकिन टोटल नवरत्नों में थे कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमरसिंह, सकू, वेताल भट्ट, घटक रपर और बररुचि, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर जो है मेन है। इनके ये भी साहित्य से इनका लगाव था, तो इन्होंने अपने दरबार में कई जो है वो विद्वानों को ठहराया था, क्योंकि साहित्य से जो है इन्हें रुचि थी साहित्य में। इनके समय काल को ऐसा माना जाता है कि गुप्तों में साहित्य का जो है स्वर्ण काल इन्हीं के समय कहा जाता है। वैसे इतिहास के स्वर्ण काल, इतिहास में अगर पूछा जाए कि स्वर्ण काल कौन सा वंश, तो गुप्तों को कहा जाता है। प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कौन कहलाता है? गुप्त साम्राज्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को कहा जाता है कि गुप्तों के समय में साहित्य का स्वर्ण काल जो था वो यही था। बहुत सारे, तो ये याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम, हाँ, तब जाके स्कंदगुप्त बनेंगे। तो इन्हीं कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय। क्योंकि गुप्तों के समय शिक्षा के मुख्य केंद्रों में पाटलिपुत्र, वैशाली, मथुरा, काशी, ये सभी जो थे ये मेन मुख्य थे। इसके अतिरिक्त शायद कौशाम्बी भी एक जो था शिक्षा के, हाँ, कौशाम्बी नहीं बल्कि वल्लभी, पाटलिपुत्र, वल्लभी, मथुरा, काशी और ये नालंदा, ये शिक्षा के मुख्य केंद्र उस समय थे।
कुमार गुप्त के शासन की जानकारी आपको बिलसड़ अभिलेख से मिलेगी, मंदसौर का जो अभिलेख है, और करमदंडा अभिलेख से। कुमार गुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की यानी मोर की आकृति, गरुड़ वैसे इनका राजकीय चिन्ह था, तो इनके सिक्कों पे गरुड़ की संख्या ज्यादा मिलेगी, लेकिन कुमार जो गुप्त प्रथम थे, इन्होंने गरुड़ के स्थान पर मोर जो मयूर होता है उन्हें जो है सिक्कों पर अंकित करवाया। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। उपाधि इन्होंने अलग ली थी बाकी शासकों से, जिन्होंने महाराज, महाधिराज, परम भट्टारक ऐसी उपाधियां धारण की थी, परम भागवत की उपाधियां धारण की थी। वहां इन्होंने जो उपाधियां धारण की थी उसमें महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और महेंद्र अश्वमेघ, यानी बाकी जो शासक रहे उनसे अलग जो है उपाधि जो है कुमार गुप्त की थी। यहां एक बात मैं बताना भूल गई कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय क्षेत्र विस्तार जो है और अधिक हो गया, यानी हमने जो समुद्रगुप्त के समय देखा उसमें भी अब ज्यादा विस्तार हुआ। उत्तर में तो हिमालय तक था ही, दक्षिण में अब नर्मदा तक हो गया, जो पहले विंध्य तक था उससे और थोड़ा सा नीचे वाला रीजन आ गया। इसके अलावा इधर बंगाल की खाड़ी पहले भी थी, लेकिन अब इधर जो है अरब सागर तक विस्तार हो गया, यानी कि कह सकते हैं गुजरात तक। पहले मालवा तक ही विस्तार था, तो अब जो विस्तार है वो बंगाल तक। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में हिमालय जो है, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व नहीं उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में जो है अरब सागर तक गुप्तों का साम्राज्य विस्तार जो हो गया। और इसके पश्चात जो है दो ही शासक मुख्य रहे थे, एक कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त। उसके स्कंद गुप्त के पश्चात जो है शासक जो है कमजोर और दुर्बल हो गए और कम समय के लिए शासक बने। नेक्स्ट, स्कंद गुप्त जानते हैं आप, भीतरी अभिलेख से जो है, स्तंभ लेख से इनकी जानकारी और जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। वृषभ शैली, यानी अभी तक जो सिक्के जारी किए गए उस पे आप देखिए कि गरुड़, मयूर के, व्याघ्र के चित्र मिले, अलग अलग परशु के चित्र मिले, राजा रानी के नाम के चित्र मिले, उनके चंद्रगुप्त नाम से, कुमार देवी के नाम से, लिच्छवे नाम से, लक्ष्मी की चित्र। लेकिन इनके समय जो है वृषभ शैली, बैल की आकृति वाले सिक्के जो है बनाए गए। और स्कंद गुप्त के ही राज्यपाल ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। और वहां पर उसी सुदर्शन झील के पश्चिम एक विष्णु मंदिर का निर्माण किया, विष्णु मंदिर बनवाया। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने। उसके पश्चात फिर अशोक के राज्यपाल ने क्या किया था, जो अशोक के समय राज्यपाल था तुत्सु, उसने क्या किया था, वहां पर उस झील से एक नहर निकाली थी। फिर शकों में जो रुद्र दामन था उसके राज्यपाल ने भी एक बार वहां पर जो है मरम्मत कराई थी। और स्कंदगुप्त के समय काल में भी ये टूट फूट गया था, तो मरम्मत भी करवाया गया और एक वहां पर विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। स्कंदगुप्त के पश्चात जो शासक बने वो याद रखिएगा कम समय काल के रखे, इतने जो है योग्य शासक नहीं और प्रतापी शासक नहीं। मेनली 3-4 ही शासक इसमें मेन जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, स्कंदगुप्त से, ये प्रश्न मेनली पूछे जाते हैं। और कभी कभी नालंदा विश्वविद्यालय में ये कुमार गुप्त वाला प्रश्न जो है पूछा जाता है। स्कंदगुप्त के पश्चात जो शासक बने पुरुगुप्त, नरसिंह गुप्त, जिन्हें बालादित्य की उपाधि दी गई थी, कुमार गुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, इन्हीं का जो था एरण अभिलेख था, एरण अभिलेख। और इसी एरण अभिलेख से सती प्रथा की प्रथम जानकारी मिली, यानी जानकारी साक्ष्य जो मिला वो यहीं से प्राप्त हुआ।
नरसिंह गुप्त, हाँ, उसके बाद वैन्य गुप्त और कुमार गुप्त तृतीय, ये जो है अंतिम शासक थे, अंतिम शासक थे। नरसिंह गुप्त ने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित। यहां स्कंद गुप्त के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बताना मैं भूल गई। स्कंद गुप्त के समय ही हूणों ने भारत पर आक्रमण, और हूणों को याद रखिएगा, भीतरी अभिलेख में मलेच शब्द जो है हूणों के लिए प्रयोग किया गया है। हूण जो थे मेनली जो है मध्य एशिया के जो थे जनजाति समूह थे, और ये पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में मेनली ये हूण जो रहते थे, और वहीं से इन्होंने उत्तर भारत होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम पश्चिमोत्तर होते हुए जो है भारत में प्रवेश किया, और स्कंद गुप्त के समय ही जो है हूणों ने भारत पर आक्रमण किया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है पीसीएस में कहा जाए तो कई बार पूछा है कि किसके शासन काल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। ये एक जनजातीय समूह है, और इन्होंने गुप्तों के शासक जो थे स्कंद गुप्त के समय में ही जो है आक्रमण किया था। नरसिंह के समय याद रखिएगा, ये जो नरसिंह गुप्त बालादित्य हैं, इनके समय भी हूण नरेश मिहिर कुल को इन्होंने ही भी ना एक बार जो है हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। विष्णुगुप्त जो तृतीय है, उनके समय कहा जाता है कि साम्राज्य का अंतिम, सॉरी कुमार गुप्त कहीं कहीं, लेकिन कुछ पुस्तकों में जो है कुमार गुप्त तृतीय को भी अंतिम शासक माना गया है, लेकिन कुछ स्रोतों में जो है इन्हें माना गया है विष्णुगुप्त तृतीय को, लेकिन कई स्रोतों में आप देखेंगे तो माना गया है कि ने कुमार गुप्त तृतीय को अंतिम शासक। गुप्तों के पतन के साथ वल्लभी के मैत्रक, कन्नौज के जो मौखरी थे, और थानेश्वर के जो पुष्यभूति थे, जिन्होंने पुष्यवर्धन वंश का या वर्धन वंश की नींव रखी थी, जिसमें थे हर्षवर्धन। जब हम गुप्तोत्तर के बारे में पढ़ते हैं तो कई शासकों के बारे में हमें पढ़ना होता है। जो गुप्तोत्तर काल है वहां कई शासकों, तो उसमें से 3 मुख्य हैं जो गुप्तों के पतन के पश्चात जो है इनका जो है उदय हुआ। उनमें से वल्लभी के मैत्रक, कन्नौज के मौखरी और थानेश्वर के पुष्यवर्धन, पुष्यभूति जो थे, इन्होंने ही पुष्यवर्धन वंश की नींव रखी थी, जिसमें एक सबसे प्रतापी जो राजा था वो थे हर्षवर्धन। तो ये याद रखिएगा पतन। अब हम थोड़ी सी चर्चा जो है गुप्तकालीन प्रशासन इन सब की कर ले रहे हैं। वैसे इस पर विस्तार से चर्चा जो पिछली क्लास हुई है उन पे हुई है, बस हम एक नजर देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए, क्योंकि प्रशासन की जब बात की जाए तो पूरे क्षेत्र की होगी, वो सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में या किसी क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में जो है वो नहीं होगी। तो बस हम एक नजर देख लेते हैं। आप जानते हैं कि प्राचीन समय काल में राजा ही मुख्य होता था सबसे, चाहे वो न्याय की बात हो तो भी राजा होता था। राष्ट्र का जो सबसे मुख्य होता था वो राजा, यानी सर्वोच्च कौन होता था? राजा। गुप्तों के समय भी स्थिति सेम ही थी, राजा जो था वो सर्वोच्च था। लेकिन मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है, क्योंकि वो अपने किसी भी निर्णय के लिए जो है मंत्री परिषद का गठन करते थे, अलग अलग विभागों को देखने के लिए, समझने के लिए, और उनके निर्णय में सलाह देने के लिए जो है मंत्री परिषद थे। लेकिन हाँ, वो सिर्फ सलाहकारी थे, उनका निर्णय जो है नहीं मान सकते हैं जरूरी राजा, यानी बाध्य नहीं था राजा पर। राजा का निर्णय जो होता था वो अंतिम होता था। तो गुप्तकालीन प्रशासन में जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक यानी वंशानुगत तरीके से मेनली चलती थी, लेकिन पद के अनुसार, सॉरी, योग्यता के आधार पर पद दिया जाता था। जो बड़े पद होते थे वो योग्यता के आधार पर भी दिया जाता था। सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे, वहीं जो राजा होते थे, राजा के पश्चात जो होते थे कुमारा मात्य, यानी राजा का जो ही पुत्र होता था कुमारा मात्य कहलाता था। तो वो सर्वोच्च राजा के बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कुमारा मात्य होता था। प्रांत या भुक्ति, यानी कि राष्ट्र के पश्चात, राष्ट्र हो गया जिसका सर्वोच्च राजा हो गया, उसके बाद फिर प्रांत होता था, जिसे कि भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था, प्रांत या
भुक्ति कहा जाता था। इसके बाद जो होता था विषय, जिसका विषयपति, और उसके बाद ग्राम, जिसका जो होता था ग्रामपति या ग्रामिकी कहलाता था। फिर भुक्ति को जिलों में बांटा जाता था, जिसका प्रधान जो है विषयपति या कुमारा मात्य, जो कुमारा मात्य होता था ये जिले का प्रमुख होता था, यानी जो भी क्षेत्र होते थे उनका जो है प्रमुख होता था। ग्राम सभा जो होती थी वो मध्य भारत में पंचमंडली, जो मध्य देश कहलाता था या मध्य भारत था वो पंचमंडली कहलाती थी, लेकिन बिहार में ग्राम जनपद, और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बिहार में जो है ग्राम जनपद कहलाती थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है, आप जानते हैं, क्योंकि सबसे छोटी इकाई जो प्रशासन की होती है वो ग्राम ही मानी जाती है, चाहे वो प्राचीन समय काल की बात हो या आज की बात हो। और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था या देखरेख वाला वो ग्रामिकी या ग्रामपति कहलाता था। इसके अलावा उसके लिए एक और शब्द प्रयोग होता था, महतर। क्या शब्द प्रयोग होता था? महतर शब्द। न्यायालय 4 वर्गों में, न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था वो राजा होता था, अंतिम निर्णय इसी का होता था। लेकिन ये जो था धर्म पर आधारित था, यानी धार्मिक पुस्तकों में जो था उस पर, ऐसे नहीं कि राजा अपनी इच्छा नहीं, जो धर्म से संबंधित पुस्तकें थी उसके अनुसार जो है धर्म पर आधारित न्याय जो व्यवस्था थी। न्यायालय 4 भागों में, एक राजा होता था, पुग होता था, श्रेणी और कुल। कुल सोचिए परिवार जो होता है वो सबसे छोटी होता है, राजा सबसे, और इसके मध्य जो 2 होते होंगे यानी प्रांतों के लिए हो सकता है ये होते होंगे, और विषय कुल जो सबसे परिवार। न्यायाधीश को दंडनायक, महादंडनायक और सर्वदंडनायक कहा जाता था, यानी जो राजा होता था वो दंडनायक, महादंडनायक और सर्वदंडनायक कहलाता था। पर राजा वो घटना के बारे में जान पहचान करने के लिए जो है नियुक्त करता था एक अधिकारी, जो कि बताता था कि हाँ इसके लिए जो है क्या निर्णय लेना चाहिए, पर अंतिम निर्णय जो होगा वो राजा का ही होता है। हेलो हेलो मनीष, नेक्स्ट। इस काल में पहली बार स्पष्ट तौर पर दीवानी और फौजदारी मामलों को परिभाषित, वैसे इससे पूर्व भी दीवानी और वो, गुड इवनिंग मनीष, इससे पूर्व भी दीवानी और फौजदारी मामले हमने देखे थे। हमने मौर्यों के समय में देखा था कि दीवानी मामले अलग होते थे और फौजदारी मामले अलग होते हैं, और दोनों के लिए निर्णय लेने के लिए अलग होता था। लेकिन यहां पर जो है दीवानी और फौजदारी मामले को परिभाषित कर दिया गया स्पष्ट तरीके से कि दीवानी मामलों के अंतर्गत क्या आएंगे और फौजदारी मामलों के, जैसे कि दीवानी के अंतर्गत विवाह जैसे हुए, तलाक के मुद्दे हुए, गोद एडेप्ट करने, ये सब मुद्दे। फौजदारी आ गए, मारपीट, हत्या, ये सब जो मामले होंगे फौजदारी। तो स्पष्ट तरीके से यहां पर उसे जो है परिभाषित किया गया। इसके अलावा मृक्ष कटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकरणिक, यानी शहरों में जो न्यायालय होते थे उसमें जो न्यायालय को अधिकरण मंडप कहला जाता था, और उसका जो न्यायाधीश होता था यानी निर्णयकर्ता वो अधिकरणिक कहलाता था। सैन्य प्रशासन में जो है सबसे प्रमुख सेनापति होता था, और सर्वोच्च अधिकारी यानी उसमें सेना में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो महाबलाधिकृत कहलाता था। यानी सेनापति सबसे मुख्य तो होता था, लेकिन उसमें जो सर्वोच्च अधिकारी होगा सभी में वो कहलाता था महाबलाधिकृत। और यहाँ भी सेना के 4 ही भाग हैं, जैसे कि मौर्यों में हम मेनली चतुरंग बल की बात करते थे, यहाँ भी सेना के 4 ही अंग थे, पैदल सेना, अश्वरोही, हाथी, और गज हो गए हाथी, और रथ। सेना के 4 भाग, इन चारों में पैदल, अश्वरोही, गजरोही और रथ रोही।
ये जो थे 4 सेना के। सेना के 4 अंग पैदल वाले पदाती कहलाते थे, रथारोही, अश्वारोही और गज सेना। गुप्तचर को दूत कहा जाता था। गुप्तचर आप जानते हैं कि प्राचीन समय काल में संचार को इधर उधर पहुंचाने के लिए जरूरी थी। ये हम मौर्यों के काल में भी देखते हैं कि गुप्तचर थे, क्योंकि गुप्तचर की व्याख्या आपको अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना में भी देखने को मिलती है, और अशोक के अभिलेखों से भी ये वर्णन होता है कि गुप्तचर थे, वो दूत कहलाते थे। और जो पुलिस कर्मचारी होते थे वो भट्ट कहलाते थे। यानी जो पुलिस कर्मचारी ऐसी संचार जानकारियां लेकर आते थे वो भट्ट कहलाते थे। भू राजस्व भूमि से उत्पन्न उत्पादन का 1/6 भाग था। 1/6 हमने मौर्यों के समय भी देखा था, पर यहां 1/4 से 1/6 था। और जो भूमि से लिया जाता था कर, वो भोग कहलाता था। और वो दोनों तरीके से, यानी नकद भी लिया जाता था और अनाज के रूप में। नकद हिरण्य कहलाता था। जब नकद में कर लिया जाता था तो वो हिरण्य शब्द प्रयोग होता था। और इसे षष्ठ मांस वृत्ति, यानी छठा भाग है तो षष्ठ मांस वृत्ति कहा जाता था। कर की दर 1/4 से 6 के मध्य थी। किसान हिरण्य, हिरण्य होता है नगद और से होता है अनाज। दोनों ही रूप में जो है भूमि कर दे सकते थे, चाहे वो अनाज के रूप में दे या वो मंदिरों। और याद रखिएगा ये यहां छुप चुका है, अग्रहार शब्द जो है मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी, क्योंकि गुप्तों के समय मंदिरों का प्रचलन आपने देखा, बहुत सारे मंदिर बनवाए गए, और ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी वो अग्रहार कहलाता था। गुप्तकालीन समाज की बात करें, अभी तक जो हमारी चर्चा हो रही थी वो प्रशासन की, तो प्रशासन के अंतर्गत हमने प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसका विभाजन था, जैसे राष्ट्र, फिर भुक्ति या प्रांत, फिर विषय और फिर ग्राम था। ठीक उसके बाद हमने सैन्य व्यवस्था पे बात की कि सैन्य व्यवस्था उनके यहाँ कैसी थी। फिर हमने न्याय व्यवस्था पर भी बात की, और गुप्तचर। प्रशासन के अंतर्गत या राजनीति के अंतर्गत जो उनकी राजनीतिक विशेषताओं की बात करते हैं, तो यही 4-5 पॉइंट जो है हमें मेनली देखना होता है। समाज की बात की जाए तो स्त्रियों की दशा, वर्ण व्यवस्था कैसी थी वहां पर, दास की स्थिति कैसी थी, ये सभी मुख्य होती है। गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग थे, यानी जो है वर्ण व्यवस्था तो थी ही, तो अस्पृश्य वर्ग, और ये अंत्यज या चंडाल कहलाते थे। यानी शूद्र अलग होते थे और जो अंत्यज होते थे अलग होते थे, जो कि कह सकते हैं कि शूद्रों से भी यानी साफ सफाई का जो काम करते थे, ऐसे जो काम सेवा में होते थे, जानवरों के चमड़े हटाने के काम में होते थे, वो लोग जो है वो शूद्र से भी नीचे आते थे, और वो जो है अंत्यज या चंडाल कहलाते थे। मेनली इस समय भी शूद्र जो थे खेतीहर वर्ग ही थे। जैसे मौर्यों में भी हमने देखा शूद्र जो थे मेनली खेतीहर हो गए, बुनकर हो गए, ये सभी वर्ग थे। यहाँ भी जो शूद्र थे वो कृषक वर्ग थे, और अंत्यज और चंडाल जो है अस्पृश्य वर्ग थे। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। भले ही चोरी के मामले में क्या होता था कि ब्राह्मण को सजा अधिक और शूद्र को कम दिया जाता था, लेकिन अगर कहीं मृत्यु दंड या ऐसे हत्या के मामले हो तो हत्या के मामले में भी ब्राह्मण को जो है मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जाती थी, जबकि एक शूद्र को जो है वो सजा दी जाती थी। ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता था, बंद हो चुका था। हमने देखा था वैदिक सभ्यता तक आते आते ही उपनयन संस्कार जो है धीरे धीरे बंद होने लगे थे। उपनयन संस्कार यानी कि जो 16 जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार होते हैं, उसमें से एक होता है उपनयन संस्कार, जिसमें देखेंगे उसे हम कहते हैं मूल भाषा में जो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है जनेऊ धारण, वो तो उपनयन संस्कार समाप्त हो गया था। अल्पायु विवाह यानी बाल विवाह प्रचलित था, पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा का भी प्रचलन था, और देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा ये होते हैं मंदिरों में क्या होता है कि कई बार किसी कपल को जब बच्चा नहीं होता तो वो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगर मुझे बच्चे की प्राप्ति होगी
खासकर उसमें लड़कियां होती हैं, तो हम अपना बच्चा आपको दे देंगे। देवदासी क्या होती है, ईश्वर की सेवा के लिए दिया जाता है। पर देवदासियों के साथ कई बार मंदिरों में, दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है, कई बार होता है शारीरिक शोषण भी किया जाता है जो वहां के पुजारी होते हैं उनके द्वारा। एक एग्जैक्ट तो मुझे वो कहानी की का नाम नहीं याद है। जब मैं पीजी कर रही थी तो एक कहानी पढ़नी थी, शायद कहानी का नाम था मैंने उसकी हत्या की या कर दी, ऐसे नाम एग्जैक्ट मुझे उस कहानी का नहीं याद है। तो उसमें एक घटना का उल्लेख था कि एक गांव में, दक्षिण भारत की ही बात है, उस गांव में एक परिवार था, रईस परिवार होता। तो कोई लोग, अब आज की समय जैसा तो था नहीं पहले के समय में कि हाँ अगर आप कहीं जा रहे हैं घूमने तो होटल उपलब्ध है, आप होटल में ठहर जाए, कहीं भी ऑनलाइन आप बुकिंग करके होटल में ठहर जाए। ठहरने के लिए कई अलग अलग तरह के स्थान बनाए होते हैं जहां आप आराम से ठहर सकते हैं। प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। तो क्या होता था कि जब कोई घूमने कहीं जाता था, पहाड़ों पर या कहीं जंगलों में कहीं भी जाता था, तो वो जिस क्षेत्र में रुकता था उस क्षेत्र में जो एक अच्छा परिवार होता था, यानी रईस परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी, उनके घर वो ठहरता था। तो जब वो उसके घर ठहरने गया, वो व्यक्ति जो कि घूमने गया था, तो जब वो गया तो उसके लिए उसको एक कमरा दिया गया, उस कमरे में उसका सारा प्रबंधन किया गया, रहने का, जो खाने वाने का। तो जैसे ही रात हुआ वो अपने रूम का दरवाजा बंद ना करके सिर्फ सटा के कुछ पढ़ रहा था। तो उसके रूम में जो राजा नहीं कह सकते हैं, जो व्यक्ति था, जमींदार था कह सकते हैं, उसकी पुत्री आई। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि हाँ क्या बात है, आपको कुछ, उसे लगा कि हो सकता है कुछ पूछने आई हो, पानी या कुछ ऐसा, या वो उसे कुछ जानना हो मेरे बारे में। तो वो बोली कि नहीं, आप तो अतिथि हो और हमारी जो है हम तो अतिथि की सेवा करने के लिए ही बने हैं। उसे बड़ा अजीब सा लगा। पहले तो उसे लड़की पर, मतलब उसने सोचा यार लड़की अजीब सी है, उसके मतलब कह सकते हैं कि उसे शक हुआ कि लड़की अच्छी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये था कि अतिथि की सेवा करने का मतलब कि भगवान का ये रूप है। जब वो पैदा हुई थी तभी उसे ये कह दिया गया था भगवान की तरफ से कि हमारे यहाँ, क्योंकि अतिथि को हम क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है ईश्वर के समान होता है। तो देव की रक्षा के लिए उसने अपनी पुत्री को छोड़ रखा था। वो कभी शादी नहीं कर सकती थी, पर जब उसके घर कोई अतिथि ठहरने आएगा तो वो उसकी सेवा में, यानी सीधे कहा जाए तो शारीरिक तौर पे। तो उस व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा और उसने कुछ सुना दिया उस लड़की को कि अजीब ये है, क्योंकि उसे तो पता था नहीं कि ऐसी बात है। उसने सुना दिया कि तुम्हारे घर में ठहरा हूं, तुम इतने बड़े बाप की लड़की हो, तुम्हारे फादर तुम्हें ऐसे और तुम ऐसा करती हो। फिर वो लड़की क्या की कि निकली और वहां पास में अपने बगीचे में कुआं था, शायद उसी कुएं में जाकर वो मर जाती है। सुबह जब उसे इस बारे में, प्रथा के बारे में, या जो वहां ये व्यवस्था चल रही थी कि अगर जब जब उसके पिता ने बताया कि हाँ मेरी बेटी बहुत लंबे समय तक बीमार रही थी तो हमने ऐसा किया था, तो उसे हमेशा, मतलब हमेशा के लिए उसे गिल्टी हुई। और उसके लिए वहां शब्द जो प्रयोग होता था, शायद विश्व, सॉरी विश्व नहीं, वैश्य, ऐसा कुछ, वैश्य नहीं, जैसे कि वैश्या होती है वैसा ही शब्द था वैश्य, वैसा शब्द जो है उनके लिए प्रयोग होता था। एग्जैक्ट वो शब्द भी मुझे याद नहीं, पर ऐसे ही कुछ शब्द था उसके लिए, वो जो है वहां पर प्रयोग होता था। तो ये सभी एक प्रथा जो है जो वर्षों से चलती आ रही है, और प्रथा के नाम पर कोई भी घटिया चीज जो है चले। अब सोचिए एक लड़की के साथ परिवार वाले ही जानकर सिर्फ एक प्रथा के नाम पर चलती आ रही है। तो दास प्रथा भी प्रचलन में थी। कामसूत्रा जो कि वात्स्यायन की रचना है, मुद्रा राक्षस बाण भट्ट की रचना। याद रखिएगा बाण भट्ट का जन्म जो है वो बिहार के औरंगाबाद में, बाण भट्ट की ही रचना है, और मुद्रा राक्षस। तो बाण भट्ट जो है, बाण भट्ट, ये इनका जन्म जो है बिहार के औरंगाबाद में हुआ था। और कामसूत्रा जो है इसके रचनाकार जो है वात्स्यायन। ओके,
यायन। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी, याद रखिएगा, दास जो है कृषि कार्यों में, राजा के घरेलू कार्यों में दास जो थे वो थे। नेक्स्ट, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की जब बात की जाए, गुप्तकालीन माप का पैमाना, गुप्तकालीन माप का पैमाना निवर्तन यानी मापने के लिए कुल्यावाप, द्रोणावाप और आढ़ावाप। और एक बार ये प्रश्न जो है यूपीएससी में पूछा गया था। मैं अक्सर कहती हूं कि यूपीएससी में जो ट्रेंड है कीवर्ड्स पूछने का, वो ट्रेंड धीरे धीरे पीसीएस में होता जा रहा है। कुछ कीवर्ड्स दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से पूछा गया है निम्न में से किसका संबंध जो है उससे है। तो ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था, कुल्यावाप और द्रोणावाप, और 4 ऑप्शन दिए गए थे, बंदरगाह, माप और 2 और भी कुछ था ऑप्शन में। मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट निर्माण। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जब उद्योग की बात हो तो याद रखिएगा उद्योग में वस्त्र उद्योग जो है सबसे फेमस था और लौह उद्योग भी था, और इसी का सबसे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है मेहरौली का जो लौह स्तंभ है। कहां पर है? कुतुब मीनार के पास में है, दिल्ली में। इनके व्यापार की जब बात की जाए, व्यापार और वाणिज्य की, तो चीन के साथ इनके रेशम के, इथोपिया के साथ हाथी दांत, अरब, ईरान और बैक्टीरिया से घोड़ों का जो है आयात किया जाता था। रोमन जो साम्राज्य था उनसे इनके व्यापारिक संबंध जो है सबसे अच्छे थे। इसके अलावा गुप्त शासकों ने ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिसे क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी को कहा जाता था रूपक या रुपयक भी कह सकते हैं, रुपयक। और तांबे के जो होते थे वो कहलाते थे मासक। तो ये याद रखिएगा। चांदी के सर्वप्रथम सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात, और इसीलिए सकारी भी कहा गया था, उन्हें जो है उपाधि दी गई थी या उपनाम सकारी, शकों पर विजय पाने के लिए। गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के बयाना, राजस्थान में है बयाना, वहां से मिलते हैं। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तभी तो गरुड़ जो था इनका राजकीय चिन्ह था। इन्होंने परम भागवत, बहुत सारे शासकों को देखिएगा कि परम भागवत की उपाधि जो है धारण किए थे, और गरुड़ को राजकीय चिन्ह जो है वो बनाया था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये कहां पर है? ललितपुर। और ये पंचायतन शैली पर है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। क्या बोल सकते हैं, झांसी से बना हुआ है, एक अलग जिला झांसी, और वो पहले एक साथ था पर बंटवारे में फिर उसे अलग। और ये पूरी तरह मध्य प्रदेश के हिस्से में देखिएगा, अगर मैप पर देखिएगा तो मध्य प्रदेश वाले हिस्से में है। और ये जिला जो है एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसकी सीमा सिर्फ एकमात्र जिले झांसी से जो है वो टच करती है। और ये पंचायतन शैली में बना है, पंचायतन शैली में, जिसमें ये एक मुख्य मंदिर है और फिर 4 मंदिर जो है वो छोटी छोटी बनी हुई है। बौद्ध और जैन धर्मों का भी प्रचार प्रसार हुआ। भले ही ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे पर इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार किया। इसके अतिरिक्त शिव, गंगा, यमुना, दुर्गा, सूर्य के भी उपासक थे, नाग और यक्ष आदि के भी जो है उपासक थे। गुप्तकालीन कला और साहित्य की बात की जाए तो मंदिर निर्माण कला का जन्म इन्हीं के समय, जिसमें से 5 जो फेमस मंदिर है इनके समय की, एक तो है नचना कोठारा का जो पार्वती मंदिर है, ये पन्ना में है। इसके अलावा आपको एक मिलेगा भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और एक शिव मंदिर जो है, ये 5 जो है फेमस। मध्य प्रदेश में 3 है आपको, भूमरा,
का विष्णु मंदिर, भुमरा का विष्णु मंदिर आपको जबलपुर में मिलेगा, तिगवा का शिव मंदिर जो कि आपको सतना में मिलेगा, और नचना कुठारा का पार्वती मंदिर जो कि आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के पन्ना में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2, ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और एक जो फेमस मंदिर इनका देखने को मिलेगा आपको वो मिलेगा भीतरगांव का कानपुर में मंदिर। मथुरा और सारनाथ और पाटलिपुत्र ये तीनों मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे इनके समय। गुप्त कला के चित्रों का अवशेष आपको इन तीनों में मिलेगा, जिसमें से आपको अजंता में 16, 17 और 19 फेमस गुफाएं हैं। 29 गुफाओं में से 16, 17, 19, जिसमें से एक में मरणासन राजकुमारी, शायद 16 में ही है मरणासन राजकुमारी की चित्र। पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा ये शिक्षा के 5 प्रमुख केंद्र थे उस समय। उज्जैनी जो कि द्वितीय राजधानी थी, ये प्रथम राजधानी थी, फर्स्ट, ये दूसरी राजधानी थी, ये सभी शिक्षा। और बाद में नालंदा भी, नालंदा क्योंकि नालंदा में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की, तो ये भी शिक्षा का जो है केंद्र बन गया। आर्यभट्ट इस काल के जो है सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, क्योंकि आर्यभट्ट जो थे वो एक वैज्ञानिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री और दर्शन का भी जो है उनको ज्ञान था। इसके अलावा सुश्रुत जिसे शल्य चिकित्सा का पितामह, यानी कि जो ऑपरेशन वगैरह होता है, शल्य चिकित्सा का पितामह कहा गया था इन्हें। नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता। वाग्भट जो थे अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी। वराह मिहिर जो कि उनके 9 रत्नों में भी शामिल थे। हमने कहा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय भी साहित्य का प्रेमी था, इसलिए उसके समय काल को गुप्त काल के साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुड इवनिंग मुस्तफा। तो वराह मिहिर की रचना है पंच सिद्धांतिका जो ज्योतिष पर आधारित है, ज्योतिष सिद्धांत को प्रतिपादित जो है वो करती है। तो ये सभी जो है प्रमुख कला और साहित्य। और मंदिर फेमस था, कुछ गुफाएं भी, कुछ चित्र। इसके अलावा याद रखिएगा कि भागलपुर से, क्योंकि बिहार की हमने बात की है तो नोट कर लीजिएगा कि भागलपुर के सुल्तानगढ़ से शायद सुल्तानपुर नाम है, सुल्तानपुर से जो है बुद्ध की मूर्ति मिली है। गुप्त सुल्तानपुर या सुल्तानगढ़ कुछ भी आए, तो एग्जैक्ट मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूं। तो गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। और एक इन्हीं के समय बनवाया गया गया में जो है बुद्ध का मंदिर भी बनवाया गया है, जो किसके कहने पे बनवाया गया था? श्रीलंका के जो राजा थे मेघवर्मन, उनके कहने पे जो है वो मंदिर जो है बनवाया गया था। तो ये कुछ बातें आपको जो है याद रखनी है कला और साहित्य के बारे में। साहित्य में भी कई रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, और कला में मेनली जो फेमस था इनका वो वास्तुकला जो है सबसे ज्यादा फेमस था, जिसमें मंदिर जो है आपको मंदिर के बहुत सारे जो है उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो गुप्तों में मेन जो जानकारियां थी आपने वो चर्चा कर ली। बाकी पिछली क्लासेस में भी आप जाके देख सकते हैं, वहां विस्तार से पढ़ाया गया है गुप्तों के बारे में। सुल्तानगंज ही है। ओके, थैंक यू। यहीं से आपको गुप्तकालीन जो है एक बुद्ध की मूर्ति मिली है, 2 मीटर ऊंची जो है वो बुद्ध की मूर्ति है। गया में भी एक बौद्ध बना हुआ है। इसके अलावा 5 मंदिरों की हमने चर्चा की, जिसमें 3 मध्य प्रदेश में और 2 है उत्तर प्रदेश में। तो गुप्तकालीन कला, और इसमें एक फेमस जो है मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ बना है, वो जो है गुप्तकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। उसकी चमक जो है आज भी बरकरार है और आज तक उसमें जो है जंग नहीं लगा है। तो आज के सेशन में इतना ही।